हेलो भाई लोग, चाल चाल सब बढ़िया। चलो भाई, तो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तैयार हो कि नहीं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है। अब इसमें भाई पहले बता दे रहे हैं, इसमें हमारे टोटली कितने चैप्टर आते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले आ जाता है हमारा ब्रीथ इन एक्सचेंज एंड जैसे। दूसरा आ जाता है हमारा बॉडी फ्लूइड। बहुत मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अभी बस एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहूँगा, सारी चीज़ें एनसीईआरटी की लाइनें, हर एक लाइन हम लोग क्लियर कट करते पूरी बात करेंगे। ठीक है। स्टेटिक प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। ठीक है। चौथा चैप्टर कौन सा है हमारा? लोकोमोशन। ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। 5-6 चैप्टर हैं हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है। तो हमारे कितने चैप्टर है भैया? हमारे 6 चैप्टर हैं टोटली। पहले हमारे ब्रीथ इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, एस्थेटिक प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन है, लोकोमोशन है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टोटल हमारे 6 चैप्टर हैं। ठीक है। अब 6 चैप्टर में हमें पढ़ना कैसे है? बेसिकली 6 चैप्टर की हम लोग एनसीईआरटी ओरिएंटेड बात करेंगे। हम लोग तो पढ़ना कैसे, अगर मैं और इधर से दे रहा हूँ, अब आप तो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे पूरी चीज़ ये बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते पढ़ेंगे। और एक ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक खास बात है कि एनसीईआरटी की लाइन तो हम लोग रटेंगे नहीं, समझ से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की लाइन तो हम लोग समझ से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि रटना, समझ के। ठीक है। और तीसरी बात, अगर आप तो एनसीईआरटी बहुत कॉन्सेप्चुअल रहेगा, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देते हुए। चलो भैया, तो हम लोग ये सारी बातें हैं। 6 चैप्टर हमें अलग अलग वीडियो में मिलेगा। ठीक है। पहला चैप्टर ब्रीथ इन है, एक्सचेंज एंड गैसेज। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जैसे कि क्या नाम है, पेपर में हमें देखने को मिला कि भैया इंट्रोडक्शन से भी तो पूछे जाते हैं। ठीक है। चलो हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन का मेरा मुद्दा, मेन चीज़ ये है कि चैप्टर तो बहुत डीपली पढ़ना है। ठीक है। चैप्टर तो चलो, the reductionist approach of study of life form resulted in a increase in use of the physiochemical concept। इन्होंने बोला कि भैया रिडक्शनिस्ट अप्रोच, सबसे पहले हम लोग क्या नाम है इसमें रिडक्शनिस्ट अप्रोच लगाए, क्योंकि लाइफ फॉर्म हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी जाहिर सी बात है। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग लाइफ फॉर्म के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें दोनों तरह से रिएक्शन होती है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, दोनों रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो चल रही हैं क्रियाएँ, क्या नाम है, केमिकल मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे हमारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं और जिसके थ्रू हम सारे काम कर रहे हैं, ये सारे फिजियोकेमिकल। इसलिए इससे हमारी बॉडी में जो मतलब बॉडी हमारी किस तरह वर्क करती है, फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट और टेक्निक के जरिए ही काम करती है।
Majority of the study employed they are the surviving tissue model is state away self free system, ठीक है। ये सेल्फ फ्री सिस्टम हम लोगों ने लिव इन वर्ल्ड में तुमने पढ़ा होगा कि भैया सेल्फ फ्री सिस्टम अदर टू सेल्फ तो तुम क्या नाम है अदर टू सेल्फ तो बात है ये बाहर तुम इन विट्रो तुम करोगे तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ फ्री सिस्टम या आउटसाइड द बॉडी। सेल्फ फ्री सिस्टम तो बोलते हैं आउटसाइड द बॉडी। जब कोई भी हम लोग क्या नाम है टेम्परलेशन आउटसाइड द बॉडी करवाते हैं तब हम इसे बोलते हैं सेल्फ फ्री सिस्टम। एंड एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज रिजल्टिंग इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब शुरुआत हुआ। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी बिकम ऑलमोस्ट सिनोनिम विद बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। ये बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स जब तुम क्या नाम है नीट निकाल लोगे तो MBBS से फर्स्ट प्रॉप में रहेगा, ठीक है। इट इज़ अ नाउ विजन इंटेलिजेंट रिलाइट दैट इन नाइदर अ प्योरली ऑर्गेनिज्म अप्रोच नॉट अ प्योरली रिडक्शनिस्ट। ना ही ये प्योरली ऑर्गेनिज्म अप्रोच है ना ही ये प्योरली रिडक्शनिस्ट मॉलिक्यूलर अप्रोच है। देखो ये जो हमारा क्या नाम है आगे का है तो ये हमें नॉर्मल ही पढ़ना है, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। बस अब यहाँ पे आ जाओ। In this chapter, under the unit of the major human physiological process like exchange of जैसे हमें पढ़ना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है, लोकोमोशन पढ़ना है, मूवमेंट पढ़ना है, ठीक है। अदर सेलुलर मॉलिक्यूलर टर्म हमें पढ़ना है इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन हमारी बॉडी किस तरीके से रेगुलेट करती है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। क्या भाई तैयार हो कि नहीं, बढ़िया से बताओ यार, ठीक है। चलो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना, ठीक है। अल्फोनो टॉर्टी नाम है, अल्फोनो टॉर्टी 1822 से भाई 1888 जिस हिसाब से पेपर आए उस हिसाब से हम लोग तो तैयार होना है। तो हम लोग तो हर एक चीज़ याद करना है हर एक चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई NCERT की कहाँ से लाइन से क्या पूछ लिया जाए हमें भी नहीं मालूम होता है और ये सिर्फ एग्जामिनर को मालूम होता है। इसलिए हमें एकदम कठिन हिसाब में हम लोग तैयार रहना चाहिए। अगर पेपर बहुत टफ आ जाए, बहुत स्टेटमेंट भर तैयार है, मान लो 200 का क्वेश्चन 180 का क्वेश्चन 180 मतलब बायोलॉजी में बात है 90 से 90 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है, उस वक्त भी तुम पैनिक मत करो, इतने चीज़ के लिए तैयार कर रहे हो ना, ठीक है। तो अल्फोनो टॉर्टी, ठीक है, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, इटैलिक एनाटॉमिस्ट थे। एनाटॉमिस्ट मतलब जो इंटरनल बॉडी के अंदर या इंटरनल स्टडी करते हैं, ठीक है। बोर्न इन 1822 टॉर्टी बिगिन साइंटिफिक कैरियर स्टडी ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये किस पे स्टडी कर रहे थे, तो याद रखना स्टडी कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। किस पे स्टडी कर रहे थे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है, ऑफ द रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इन्होंने क्या नाम है स्टडी किया था। लेटर ही हिज अटेंडेंट टू मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम, ठीक है। बाद में जाते हैं क्या नाम है हमारे मैमल की बात करिए तो चान वाला सिस्टम नहीं होता है ईयर पे इन्होंने काम किया। 1851 में ही पब्लिश अ पेपर ऑफ द डिस्क्राइबिंग ऑफ द स्ट्रक्चर लोकेटेड द वेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द टॉटलिया। ये कहाँ पे हमारे पाए जाते हैं, ये हमारे कानों के अंदर पाए जाते हैं, वेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द टॉटलिया। हाजे जब इससे पहले वाले सिलेबस में क्या नाम ईयर था तो वहाँ पे हम ये सब पढ़ाते थे, लेकिन अब हमारे अंदर ये हमारे सिलेबस के अंदर ये नहीं आता, टेस्ट पर हम लोग ये नहीं पढ़ाते। बस ये बताया जा रहा है कि भाई इन्होंने इस पे काम किया, इन्होंने क्या नाम है एक पेपर बहुत अच्छे से इसके बारे में इन्होंने क्या नाम है पब्लिश की है, तो हमें बस इतना ही जानना है, ठीक है, इससे जानना है। और 1888 में ये मतलब इनकी डेथ हो रही, ठीक है। चलो अब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हम लोग आ जाते हैं। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हर एक चीज़ हर एक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, ठीक है। बोले हम जूम कर दे रहे हैं भैया, ठीक है। बोल क्या रहा है NCERT की लाइन, एज यू हैव रीड अर्लियर, बोल रहे जैसा कि तुमने मतलब जल्द ही पढ़ा होगा। जल्द ही पढ़ने का मतलब जब तुम रेस्पायरेशन इससे पहले वाले में प्लांट फिजियोलॉजी है तो वहाँ पे तुमने रेस्पायरेशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे इन्होंने बताया एज यू हैव रीड अर्लियर, जल्द ही तुमने पढ़ा होगा ये चीज़ कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। अब भाई जो क्या नाम है रेस्पायरेशन नहीं पढ़े हो तो उन्हें हम बता देना है, ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी ATP बनाती है जैसे कि हमारी बॉडी की बात करती जाए
जैसे कि हम बात करते हैं, हम जो लुत्फ़ उठाते हैं, हम आलू खाते हैं, हम पराठे खाते हैं, हम शुगर खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम क्या नाम है मिनरल्स पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद एटीपी कैसे फॉर्म करता है, तो वो चीज़ हम लोग रेस्पायरेशन में पढ़ते हैं। और रेस्पायरेशन के चैप्टर तो हम बोलते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट में हम लोग पढ़ते हैं, बताई दे ये बढ़िया चीज़, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि हमारे जो चीज़ हम ग्लूकोज खाते हैं, एमिनो एसिड खाते हैं, फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो इन सारी चीज़ को तोड़ के हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि भाई हम लोग क्यों खाते हैं, हम लोग ज़िंदा रहने के लिए ही खाते हैं। अगर मान लो लड्डे सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मैंने एक रोटी खाई है, अगर मैं बोल दूँ, अगर मैं बोल दूँ कि ये चपाती है या रोटी है, ठीक है, अगर ये रोटी है, ठीक है, हमने पराठे खाए आज सुबह, और ये पराठे बेसिकली क्या है, या पराठे कुछ और है? नहीं, कुछ और नहीं है, ये हमारे क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट हैं, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं। कुछ और है? नहीं भैया, कुछ और नहीं है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, शुगर हैं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, एमिनो एसिड, यही सारी चीज़ें हमारे इस रोटी के अंदर पाए जाते हैं। अब जब हमने इस रोटी को खाया, हमने इस रोटी को आलू के पराठे बना दे रहा हूँ, मेरे प्यारे से आलू के पराठे जब हमने खाया, तो अब हम इसे क्या करते हैं, देखो ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसे तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है भैया, हमारी बॉडी क्या करती है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। अब हमारे ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन ये ब्रेक डाउन करते क्यों, हम लोग खाना क्यों चाहते हैं, हम लोग एनर्जी के लिए ही तो बेसिकली खाना चाहते हैं कि हमारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता हो, इस रोटी के माध्यम से, इस खाने के माध्यम से, इस चावल के माध्यम से, इस दाल के माध्यम से, इस पानी के माध्यम से हमारी एनर्जी हमें मिलती रहे, और जिससे कि हम प्रॉपर वर्क करते रहें, हमारी डेली एक्टिविटीज़ है हम परफॉर्म करते रहें। लेकिन बेसिकली हमें इस रोटी को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्रेक डाउन में सबसे पहले कौन इन्वॉल्व होता है, O2 इन्वॉल्व होता है, तब ये ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद हमारा 3 चीज़ बनता है, एक तो ATP बनता है, एक हमारा CO2 बनता है, और एक हमारा वाटर बनता है, ठीक है। एक ATP बनता है, एक CO2 बनता है, एक वाटर बनता है। अब भैया समझो, इस ATP तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अब भाई ये जो ATP है हमारे किस लिए है, ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है डेली एक्टिविटी, हमें इस ATP हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इस एनर्जी से एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करती है ये ATP, ठीक है, करती है, ठीक है। और अब समझो, इस एनर्जी को हम लोग किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ATP के फॉर्म में। और क्यों करते हैं, बेसिकली परफॉर्म करने के लिए, डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की क्यों आवश्यकता होती है, परफॉर्म डेली एक्टिविटी, पर डेली लाइफ एक्टिविटी, हम लोग जो जीवन काल में हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सुबह उठते हैं, क्या नाम है, दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं, और फिर उसके बाद खेती बाड़ी संभालते हैं, जो क्या नाम है शहरों में लोग होते हैं अपने ऑफिस में जाते हैं, जो टीचर होते हैं वो पढ़ाने जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी ATP के फॉर्म में से मतलब स्टोर होती है, और इससे हमें डेली लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म डेली लाइफ एक्टिविटी, ठीक है,
डेली लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब लेकिन दूसरी बात है सर, यहाँ पे CO2 भी बना है। CO2 क्या हमारे लिए कोई फ़ायदामंद है? नहीं सर, CO2 हमारे लिए कोई फ़ायदामंद नहीं है। तो ये हार्मफुल गैस है। जैसे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल गैस है। मतलब सर, अगर ये गैस बन रही है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए, बाहर फेंक कर दीजिए, मतलब चेंज कर दीजिए लंग्स के थ्रू ये चाहता है कि ये CO2 तो आउटसाइड कर दीजिए, आउटसाइड इनटू एटमॉस्फेयर, आउटसाइड इनटू एटमॉस्फेयर में ये हार्मफुल गैस तो हमें फेंक दीजिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये हार्मफुल गैस तो ये भेज दीजिए, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही कि नहीं? आओ हम लोग इस बार NCERT पढ़ते हैं। देखो, बोले ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन तो यूटिलाइज करते हैं बाई दी ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, लाइक एमिनो एसिड, लाइक फैटी एसिड। बोले हैं कि जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो हम लोग क्या ही खाते हैं? हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, एमिनो एसिड खाते हैं, फैटी एसिड खाते हैं। अब हम इसे तोड़ने के लिए ऑक्सीजन तो यूटिलाइज करते हैं। ऑक्सीजन यूटिलाइज करते इन मॉलिक्यूल्स का हम लोग क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। और ब्रेक डाउन करने के बाद हमें क्या मिल जाती है? बताओ भैया, हमें क्या मिल जाती है? हमें ATP मिल जाती है। और हम इस ATP को हम लोग क्या नाम है, वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन भैया उसमें भी CO2 की बात कर दी जाए तो कुछ हमारे ऐसे भी गैसेस जो होते हैं वो निकलते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। हम इसे निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं ड्यूरिंग दी कैटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब जब भी कोई चीज़ टूटता है, टूटने तो हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया? कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। टूटने तो हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। देयरफॉर इविडेंट O2 हैज बीन कंटीन्यूअसली प्रोवाइड टू दी सेल। बोले हैं इस वजह से हमें O2 कंटीन्यूअसली देना पड़ता है हमारे सेल को, जिसकी वजह से O2 क्या करता है, हमारे क्या नाम है, भोजन को ब्रेक डाउन करते ATP बनाए और CO2 निकाले। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे? एक लाइन कर लो। देयरफॉर इसी वजह से हमें लगातार O2 देनी पड़ती है, कंटिन्यूसली प्रोवाइड करनी पड़ती है। जिससे सेल तो हमें O2 लगातार सेल तो देनी पड़ती है। और सेल क्या करता है? उस O2 तो लेते ATP बना लेता है और ATP बनाने के बाद CO2 निकाल देता है। CO2 प्रोड्यूस क्या कर देता है? सेल क्या करता है? CO2 निकाल देता है। और जो ये CO2 निकलता है, CO2 जो हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इस गैस तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है? इस CO2 तो हम लोग क्या नाम है, निकाल देते हैं। CO2 प्रोड्यूस बाई दिस। तो यहाँ पे हमारा एक नया डेफिनेशन बन के आया। बोल रहे हैं दिस process of exchange of O2 from the atmosphere, CO2 produced by the cell start breathing। बोल रहे हैं कि जो क्या नाम है, जो हम CO2 और O2 का एक्सचेंज करवाते हैं, मतलब O2 हमारे बॉडी के अंदर जाता है और CO2 हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में। इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हम लोग क्या बोलते हैं? इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। बोलते हैं यहाँ पे ब्रीथिंग का द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल। CO2 तो हम प्रोड्यूस करता है, सेल प्रोड्यूस करता है, और O2 हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी के अंदर आता है। और इस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। प्लेस हैंड योर चेस्ट। जब भी अपने छाती पे जब तुम हाथ रखोगे तो छाती तुम्हारी ऊपर और नीचे मूव करती हुई मिलेगी, क्योंकि तुम ब्रीथिंग कर रहे हो। इस वजह से एक बार क्या नाम है, हमारी क्या नाम है, बेसिकली तो होता नहीं, बेसिकली जो होते हैं हमारे क्या नाम है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो पल्मोनरी वॉल्यूम होती है वो बढ़ती है, और जिससे वजह क्या नाम है, वो हमारे आउटवर्ड जाती है, ठीक है। तो अभी तुम्हें मालूम पड़े बहुत डीपली में, ठीक है। चलो भैया, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात है। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोले जैसा की बात कर दी जैसा की बात है, तो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होता है। मतलब अगर बात कर दी जाए, मतलब सर
मतलब सर क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है अगर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पूरी फेरा में, ठीक है। पूरी फेरा हो जाए, पूरी फेरा हो जाए, सिलेंटेटा हो जाए, पूरी फेरा, एक मिनट, पूरी फेरा हो जाए, ठीक है। फिर जैसे कि हमारे सिलेंटेटा हो जाए, ठीक है। फिर हमारे क्या नाम है टिनोफोरा हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे क्या नाम है टिनोफोरा हो जाए। फिर हमारे पास क्या नाम है प्लेटी हेलमेंथीस होते हैं। फिर उसके बाद हमारे क्या नाम है एच सी हेलमेंथीस हो जाए। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही, मतलब सबसे पहले बात चलती है, सबसे पहले फाइलम ये आया पोरीफेरा, सबसे सिंपल होता है भाई। सबसे पहले अगर तू सबसे पहले आया होता तो जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें सबसे, जब छोटे बच्चे होते, जब तुम क्लास सेकंड में रहे तो तुम्हें सीधे अलजेब्रा नहीं पढ़ाना सोचिए। सबसे पहले तुम्हें ऐड करवाना बताया जाए, फिर सबट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद तुम्हें पहाड़ा रटाया जाए, फिर उसके बाद एलसीएम, फिर उसके बाद एचसीएफ, फिर उसके बाद फैक्टर, फिर उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर उसके बाद क्या नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कॉम्प्लेक्सिटी धीमे धीमे बढ़ती गई। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बचपन में सबसे पहले जब जैसे ही पैदा हुए वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया जाए, जैसे ही तुम क्या नाम है पैदा हुए वैसे ही तुम्हें क्या नाम है ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ जैसे पढ़ाया जाए, नहीं। सबसे पहले छोटी छोटी बातों पर कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई। तो कॉम्प्लेक्सिटी वैसे बढ़ती है जैसे 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 मतलब फाइलम बढ़ते जाए उस तरीके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही। सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म देते जैसे कि पोरीफेरा हो जाए, सिलेंटेटा हो जाए, टिनोफोरा आ जाए। तो इन सब के अंदर जो हमारा क्या नाम है जो हमारा ऑर्गन था उतना वेल डेवलप नहीं था। अब इसी वजह से हैबिटाट वो कहाँ रहते हैं और किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इस बेसिस पे हमारा क्या नाम है जो ऑर्गन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है वो वेरी करता है। अब भाई जैसे कि इन्होंने अब खुद बताया दे तो लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने जैसा कि बताया लोअर, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया जैसे कि तुम बात चल रही है लोअर इनवर्टिब्रेट का मतलब स्पॉन्जेस हो जाए, सिलेंटेटा हो जाए, फ्लैट फॉर्म हो जाए। तो इन ये तीनों सिंपल डिफ्यूजन से चलते हैं। कैसे चलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से चलते हैं। कैसे चलते हैं भैया? सिंपल डिफ्यूजन, एक्सचेंज O2 विद CO2 बाई सिंपल डिफ्यूजन टू एंटायर बॉडी सरफेस। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती रही, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही तो अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म की बात करती है तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल से चलता है। फिर और कॉम्प्लेक्सिटी और तो कोडा का मेंबर होता है इंसेट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब बना। तो मतलब तुम देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे बढ़ी। सबसे पहले आता है सिंपल ऑर्गेनिज्म, लोअर इन्वर्टिब्रेट आया। सबसे पहले तो हायर इन्वर्टिब्रेट नहीं है, पहले लोअर इन्वर्टिब्रेट, फिर उससे अच्छे इन्वर्टिब्रेट आए और अच्छे इन्वर्टिब्रेट आए। फिर उसके बाद इन्वर्टिब्रेट भी खत्म हो जाए, वर्टिब्रेट आए। वर्टिब्रेट में टॉर्डेटा आ जाए, टॉर्डेटा में साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा में टॉर्डेथेट, फिर उसके बाद स्टीरियोथेट, फिर उसके बाद रेप्टाइल, फिर बर्ड, फिर उसके बाद मैमल्स आए। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ऐसे बढ़ती है, ना कि एक रफ्तार में बढ़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी धीमे 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 बढ़ती है। सबसे पहले बात होती है हमारी स्पॉन्जियोसिलेंटेटा प्लेटफॉर्म में बात है तो ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए चलते हैं। फिर उसके बाद अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के जरिए चलते हैं। इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब बना। फिर उसके बाद और आ जाए जैसे कि पाइसर मतलब मछलियों में, तो यहाँ पे हमारे जेल्स बने, स्पेशलाइज वैक्यूलराइज स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं जेल्स। इसे हम बोलते हैं ब्रैचियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं भैया? ब्रैचियल रेस्पिरेशन, जो कि क्या यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मोलस्क का यूज करते हैं। वहीं पे बात करते हैं स्पेशलाइज वैक्यूलराइज बैट कौन यूज करता है? लंग्स। वैक्यूलराइज बैट, देखो यहाँ पे दो बातें हैं। एक यहाँ पे बैट लिखा है, एक यहाँ पे बैट लिखा है और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है। देखो स्पेशल वैक्यूलराइज स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर तो इन्होंने क्या नाम दिया? जेल। और यहाँ पे वैक्यूलराइज बैट तो इन्होंने क्या नाम दिया? लंग्स। तो याद रखना कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर तो जिसे हम बोलते हैं ब्रैचियल रेस्पिरेशन, और स्पेशलाइज बैट जिसे हम लंग्स बोलते हैं, जिससे पल्मोनरी रेस्पिरेशन होते हैं। कौन यूज करता है? ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ, जैसे टेरेस्ट्रियल में हमारे मैमल्स आ गए, हमारे क्या नाम है बर्ड आ जाए, तो ये सारे पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करते हैं। हमारे क्या नाम रेप्टाइल, बर्ड हो जाए, मैमल्स हो जाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन तो ऐसे भी एम्फीबिया हैं। तो एम्फीबिया जैसे कि हमारे सिलेबस में फ्रॉड दिया है तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है। मतलब ये हमारे क्या नाम है
क्या नाम, बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन शो करता है, बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन करता है कौन, एम्फीबिया लाइक फ्रॉड, एम्फीबिया लाइक फ्रॉड। ठीक है, चलो तो आई होप ये पहला पेज क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बताता हूँ। ठीक है भैया, एक बार हमें स्ट्रक्चर बना ले रहे हो, फिर उसके बाद बताएंगे। ठीक है, एक मिनट होता। ठीक है भैया, एक बार स्ट्रक्चर बना दिए हैं, अब हम दिखाते हैं, फिर जूम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नेशनल चैम्बर, समझे, यहाँ के थ्रू जो होगा हमारा ऑक्सीजन जो होगा, अगर मुझे और अच्छे से बताना हो तो लो ऐसे बताऊँगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर जाएगा और CO2 निकलेगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगी। ठीक है, सबसे पहले अब तुम ये समझो कि जो एटमॉस्फेयर एयर आएगा सबसे पहले कहाँ आएगा, बताओ भैया, सबसे पहले कहाँ आएगा बताओ। अपर लिप के ऊपर क्या होगा, नेचुरल प्रेशर, नेचुरल प्रेशर। ठीक है, नेचुरल प्रेशर के होते हुए और देखिए, सबसे पहले नेचुरल प्रेशर में आएगा। अब उसके बाद नेचुरल प्रेशर के होते हुए किस में आया, नेचुरल प्रेशर के होते हुए नेचुरल चैम्बर में आएगा। ठीक है, पहले नेचुरल प्रेशर के होते हुए नेचुरल चैम्बर में आएगा, फिर उसके बाद हमारे किस में आ जाएगा, हमारे किस में आ जाएंगे,
हमारे अगर और डीपली दिया जाए तो पहले लैरेंजोफेरेंट, फिर ऑरेंजोफेरेंट, फिर उसके बाद फेरेंस आएगा, फिर उसके बाद लेरेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे ट्रेकिया रीजन आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे ट्रेकिया डिवीजन पे कट हो जाएगा, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई में आ जाएगा। तो तुम कुछ समझो ऐसे। अगर मुझे और डीपली बताना होगा, नेसल पैसेज से फिर उसके बाद ये आएगा नेसल चैम्बर में, ठीक है। नेसल चैम्बर से हमारे सबसे पहले लैरेंजोफेरेंट, ऑरेंजोफेरेंट, लेकिन हम कॉमनली क्या बोलते थे, फेरेंस में आ जाएगा। इसमें दो पार्ट होता है, एक हमारा लैरेंजोफेरेंट होता है, ठीक है। इसमें हमारे हेलो हेलो आवाज़ अब आ रही हो जी, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला नेसल पैसेज में आएगा, ठीक है। नेसल पैसेज से होते हुए नेसल चैम्बर में आएगा, फिर उसके बाद हमारे फेरेंस में 2-3 पार्ट आते हैं, हमारे लैरेंजोफेरेंट, ऑरेंजोफेरेंट, फिर उसके बाद फेरेंस आता है, ठीक है। तो हम कॉमनली स्टार्ट फेरेंस बोल देते हैं, फिर उसके बाद ये चला जाता है लैनेट्स में, फिर उसके बाद हमारे ट्रेकिया में आ जाता है, ठीक है। ट्रेकिया से बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, मिड थोरेसिक रीजन में, ठीक है। मिड थोरेसिक रीजन जिसे हम बोलते हैं T5 रीजन। मिड थोरेसिक रीजन तो हम लोग क्या बोलते हैं, T5 रीजन। क्या बोलते हैं, T5 रीजन। क्या बोलते हैं, T5 रीजन, ठीक है। T5 रीजन बोलते हैं। अब ये मिड थोरेसिक रीजन से कहाँ चला जाता है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई में चला जाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई से ये कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई से ये किसमें आ जाता है, टर्जरी ब्रोंकाई में। टर्जरी ब्रोंकाई से ये चला जाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल में, ठीक है। ये चला जाता है हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल में, इनिशियल ब्रोंक्यूल में, इनिशियल ब्रोंक्यूल में। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, फाइनली जहाँ पहुँच जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। अब उसके बाद हमारा फाइनली ये जहाँ पहुँच जाता है इर्रेगुलर एल्वुलर सैक के पास पहुँच जाता है, जिसे हम बोलते हैं एल्वुलाई, ठीक है। तो हमारा तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा, सबसे पहले नेसल पैसेज, फिर उसके बाद नेसल चैम्बर, फिर उसके बाद फेरेंस, फिर उसके बाद लैरेंज, फिर उसके बाद ट्रेकिया, फिर उसके बाद मिड थोरेसिक रीजन, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इर्रेगुलर एल्वुलर सैक और फिर एल्वुलाई में पहुंच जाता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जब ये यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे ये कौन सा रीजन होता है, फेरेंस। अब इसके पीछे तुम ये समझो, आगे विंड पाइप होता है, पीछे जो होता है यहाँ पे फूड पाइप होता है, यहाँ पे जो होता है फूड पाइप होता है, ठीक है। अगर मुझे और अच्छे से बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। मुझे और अच्छे से बनाना होगा तो मैं तो इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा तुम ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन, ये फूड पाइप है, ये सॉरी विंड पाइप है, और ये वाला रीजन कुल मिलाते ये वाला जो रीजन है इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, ये होता है हमारा फूड पाइप होता है, ये हमारा विंड पाइप, ठीक है। ये हमारा विंड पाइप होता है और ये जो होता है फूड पाइप होता है, ठीक है। अब तुम समझो, ये जो फेरेंस है, ये वाला रीजन जो होता है फेरेंस होता है, क्या होता है, फेरेंस। अच्छा तुम सही से बताना, देखो पहले यहाँ पे तुम देखो, यहाँ से जब तुम हटो, ठीक है। लेट सपोज तुमने क्या किया, खाना खाया, ठीक है, ठीक है। तुमने क्या खाया, फूड, यहाँ से क्या खाया, फूड। तुमने आज दाल मखनी खाया, ठीक है।
तुमने फूड खाया और तुमने यहाँ से क्या कर रहे हो, तुम गैसेस ले रहे हो, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हो, एयर ले रहे हो कॉमनली चार्ज। तो तुम ये बताओ, एयर और यहाँ से फूड, एयर यहाँ से फूड, दोनों सेम मतलब कॉमन जगह पे आते मिल रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसीलिए फेरेंट बोला जाए कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड वाटर, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर के लिए कॉमन पाथवे होता है, ठीक है। कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड वाटर तो हम किसे बोला जाए? फेरेंट। फेरेंट तो हम क्या बोलते हैं? कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड वाटर, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब यहाँ पे दोनों चीज़ आएगा, मतलब यहाँ से खाना आएगा हमारा, यहाँ से हमारा पानी आएगा, तो जो सॉरी एयर आएगा, तो एयर तो सीधे इसमें चला जाएगा, एयर तो इसमें मूव कर जाएगा। हाँ सर, एयर तो इसमें मूव कर जाएगा, तुम्हारे हिसाब से एयर इसमें ही मूव करेगा ना? हाँ सर, एयर इसमें मूव कर जाएगा, फूड जो हो जाएगा वो फूड पाइप में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब है भैया, जो हमारा फूड है वो इस पाइप में चला जाएगा, अगर मुझे और अच्छे से बनाना हो तो फूड इस पाइप में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। फूड इस पाइप में चला जाएगा और एयर जो होगा वो इस पाइप में आ जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ, ये भी तो हो सकता है कि जो एयर वाला पाइप अगर खुला रहे, अगर मान लो इसमें कोई ढक्कन ना हो, तो इसमें खाना भी तो आ सकता है। हाँ खाना। अच्छा तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसा होता है, तुम खाते खाते जब बोलते हो तो तुम्हें खांसी आने लगता है, क्यों? क्योंकि जब विंड पाइप में क्या नाम है, जब फूड चला जाता है तो तुम्हें क्या नाम है, उस खाने को बाहर निकालने के लिए बहुत तेज़ी से खांसी आने लगती है, इसीलिए बोला जाता है खाते वक्त बोला मत करो, इसीलिए बोला जाता है। तो अब देखो, इसे भगवान ने बचाने के लिए क्या किया है, अब बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बोला, भगवान ने क्या जुगाड़ बनाया है, भगवान ने एक क्या नाम है, एपिग्लॉटिस रखा है, इस रीजन को बोलते हैं ग्लॉटिस। अब एक बार हटा दे रहा हूँ ये सब चीज़, ठीक है। चलो देखो, ये जो ढक्कन होता है, इसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाता है हमारा ग्लॉटिस, ठीक है। और इसके ऊपर क्या नाम है, एक फ्लैप, एक इस तरीके से ग्लॉटिस के ऊपर, मतलब ग्लॉटिस के ऊपर तो हम बोलते हैं एपी मतलब ऊपर, जिसके ऊपर ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस नाम दिया गया है। तो ग्लॉटिस के ऊपर लगने की वजह से एपिग्लॉटिस नाम दिया गया है। और ये क्या करता है, ये एक फ्लैप है, ये तो और नहीं, ये एक फ्लैप है। क्या है? फ्लैप है। प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट टू एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, या इन लैरेंस बोल दो, इन लैरेंस से आगे का रीजन है, तो लैरेंस में जाने से रोकता है कौन? हमारा एपिग्लॉटिस जैसे खाना आता है जब हम निगलते हैं तो ये बंद हो जाता है, जिससे एक फूड जो होता है वो अपने फूड पाइप में चला जाता है, ना कि विंड पाइप में आता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हमारे लैरेंस पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे लैरेंस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? लैरेंस पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ लैरेंस होता है। इस लैरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे बोतल सेट पाए जाते हैं, बोतल कार्ड पाए जाते हैं, जिसके वजह से जो हमारी आवाज़ होती है वो निकलती है, आवाज़ में जो साउंड होती है इसी बोतल सेट की वजह से आता है। फिर उसके बाद ये क्या है? हमारा ट्रेकिया है, ये हमारे क्या है? ट्रेकिया है। अच्छा तुम ये बताओ, सही बताना, जब पीछे क्या नाम है, फूड पाइप है, आगे विंड पाइप है,
तो क्या ये पूरी रेंज बन पाएगी? अच्छा, रेंज बनने के लिए हमेशा ऐसे बन पाती है ना, मेरे कहने का मतलब है रेंज कैसे बना पाओगे, रेंज कैसे बना पाओगे जब ये मान लो मतलब आगे पीछे मतलब पूरा डायमीटर हो जा। मेरे कहने का मतलब है देखो, जैसे कि ये दो दीवार है, इसमें रेंज कैसे डालोगे? ऐसे डालोगे ना, ऐसे डालोगे तो ये पूरा रेंज बन जाता है, ऐसे रेंज बन जाता है। लेकिन तुम ये बताओ मुझे, अच्छा अगर मैं ये बोलता हूँ ये पूरा रेंज है ही नहीं, मतलब क्या कहना चाहते हो? अगर मैं बोल देता हूँ एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, अब मैं बोलूँगा इसमें रेंज बैठाओ तो रेंज पूरी तरीके से जाएगा कि नहीं? रेंज पूरी तरीके से जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भैया आगे दूसरा है, आगे दूसरा पाइप है, आगे दूसरा पाइप है, तो इस वजह से ये पूरी रेंज नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, पीछे विंड पाइप होता है, पीछे क्या नाम है, फूड पाइप होता है, जिसकी वजह से ये तो इस तरीके से बनता है। क्या कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट नहीं है। क्या तुम्हें लगा ये जो रेंज बना रहा हूँ क्या ये कंप्लीट है? नहीं भैया, पूरी तरीके से नहीं कंप्लीट है, क्योंकि पीछे जो होता है फूड पाइप होता है, पीछे जो होता है फूड पाइप होता है, पीछे जो होता है वो फूड पाइप होता है, पीछे क्या होता है हमारा फूड पाइप होता है, पीछे हमारा क्या होता है फूड पाइप होता है, यहाँ पूरा बन जाता है। तो ये बताओ जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में क्या है, ट्रैकिया में क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं। ट्रैकिया के अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं, कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं। कौन से रिंग पाए जाते हैं? इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं, जो कि ये प्रिवेंट करते हैं, किससे प्रिवेंट करते हैं, ये बचाते हैं किससे थी, प्रोलैप्सन थी। जैसे मतलब जब क्या नाम है हम लोग सांस मान लो तो देर के लिए रोकते हैं, अगर 8% भी हमारे ट्रैकिया में सांस नहीं रहेगा तो जो ये पाइप होगा वो एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और ये पाइप जो हो जाएगा वो चिपक जाएगा। इस वैक्यूम से मतलब अगर चिपक जाने से बचाने के लिए इसमें रिंग लगाया जाता है, जिसमें से जो ये ट्यूब है, जो ये ट्रैकिया है, वो आपस में चिपक न जाए, तो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट टू प्रोलैप्सिन, प्रोलैप्स मतलब चिपकने के लिए, प्रोलैप्सिन, प्रिवेंट टू प्रोलैप्सिन इन ट्रैकिया मतलब टू ट्रैकिया, इस ट्रैकिया तो चिपकने से बचाता है, ठीक है, इस ट्रैकिया तो चिपकने से बचाता है। कौन? ये कार्टिलेजनस रिंग होता है, ये कार्टिलेजनस रिंग बचाता है, ठीक है। क्या बात है, बचाता है कि नहीं भैया? हाँ सर, ये बचाता है, कार्टिलेजनस रिंग जो होता है ये चिपकने से बचाता है। भैया सही है कि नहीं? हाँ सर, ये बात सही है कि कार्टिलेजनस रिंग जो होता है वो चिपकने से बचाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेजनस रिंग कहाँ तक पाया जाता है? सर इनिशियल ब्रोंकियोल तक। आओ एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। बोलता है वी हैव द पेयर ऑफ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल कहाँ होता है? अपर लिप के ऊपर, मतलब जो हमारा ऊपर वाला ओठ है उसके ऊपर है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के होते हुए नेसल चैम्बर में हम लोग जाते हैं। नेसल चैम्बर एक नेसल मतलब हमारे चैम्बर है। कैसे नेसल पैसेज? जब तुम घर में जाते हो तो घर में जाने से पहले तुम दरवाजे से होते हुए कमरे में जाते हो या कमरे में डायरेक्ट पहुंच जाते हो? नहीं सर, सबसे पहले हम लोग दरवाजे में एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद कमरे में एंट्री कर पाते हैं। तो नेसल पैसेज का मतलब दरवाज़ा होता है और नेसल चैम्बर का मतलब कमरा होता है। तुम दरवाजे से थ्रू किस में जाते हो? चैम्बर में जाते हो। तो थ्रू दी नेसल चैम्बर, दी नेसल चैम्बर किसमें ओपन हो जाता है? फेरेंट। हालांकि ये फेरेंट डायरेक्ट नहीं होता है, सबसे पहले हमारे लैरिंगोफेरेंट फिर ओरेलिंगोफेरेंट होता है, फिर उसके बाद फेरेंट आता है। तो फेरेंट में ओपन होता है जो कि एक कॉमन पैसेज होता है जैसे फूड एंड वाटर के लिए। फिर फेरेंट ओपन हो जाता है लैरिंग तो ही हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग तो ही हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेजनस बॉक्स तो ही हम बोलते हैं साउंड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि अगर बेसिकली बोला जाए साउंड प्रोड्यूस कौन करता है? वोकल कार्ड, वो यहाँ पे वोकल कार्ड पाया जाता है, जिसके वजह जो हम बोलते हैं उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सॉलिन, जब हम लोग खाना खाते हैं ड्यूरिंग सॉलिन ग्लॉटिस क्या होता है? जो कि हमारे क्या नाम है एपिग्लॉटिस से नीचे पाया जाता है।
ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप चार्ज एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस का मतलब ऊपर होता है, जहाँ चेस्ट के ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर होता है, एपिग्लोटिस जो कि चेस्ट का होता है, इलास्टिक होता है, कार्टिलेजनस फ्लैप होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, जिसे प्रिवेंट करता है फूड को चेस्ट में जाने के लिए, लैरिंक्स में जाने के लिए बचाता है। मतलब लैरिंक्स में इसलिए नहीं जाता, लैरिंक्स में अगर चला जाएगा, अगर ये विंड पाइप में चला जाता है जिससे वजह से हमें सांस ही आने लगती है, हमारी क्या नाम है सांसें रुक जाएंगी और जिससे वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें कभी कभी होता क्या है कि कम छाते क्या नाम है बहुत सारे लोगों तो दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, ट्रैकिया एक स्टेट ट्यूब होता है, ट्रैकिया स्टेट ट्यूब होता है और कहाँ तक होता है, मिड थोरेसिक कैविटी तक ये जाता है और वहाँ से ये डिवाइड कर जाता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे में ये बदल जाता है राइट एंड लेफ्ट, प्राइमरी ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई रिपीटेड, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर ये कहाँ चला जाता है, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल द ट्रैकिया बोल दिया जाए दी ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, हम इनिशियल ब्रोंक्यूल तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रेंज, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रेंज क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्रोलैप्स से, प्रिवेंट टू प्रोलैप्सन टू ट्रैकिया। बोले इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव अ नंबर ऑफ द वेरी थिन इरेगुलर वॉल आर बैचलर बैड लाइट स्ट्रक्चर चार्ड एल्वलाई द ब्रांचेज नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल एल्वलाई कंप्राइजेज द लंग्स। ठीक है, ये सारी बातें हमने पूरी बता दी और हर एक लाइन क्लियर हो गया और आई होप तुम लोग तो हर एक लाइन हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, ये बातें समझ में आई, हर एक चीज़ देख लो, हर एक चीज़ क्लियर हुआ। चलो अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, देखो बेसिकली हमारा जो ये क्या नाम है लंग्स होता है, ये 2 लेयर का होता है, हमारा 2 लेयर का होता है। हमारा ये 2 लेयर का बना होता है। ठीक है, 2 लेयर का बना होता है। आउटर जो होता है, आउटर जो होता है वो प्लूरल होता है। आउटर कौन होता है, प्लूरल लेयर होता है। ठीक है, और इनर जो होता है वो हमारा विसरल होता है। इनर हमारा विसरल होता है, इनर हमारा विसरल लेयर होता है और इसके बीच में जो होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। अच्छा, आउटर की बात करती है, ये किससे कॉन्टैक्ट में होता है, आउटर किसमें, आउटर किससे कॉन्टैक्ट में होता है, आउटर जो होता है वो कॉन्टैक्ट इन थोरेसिक कैविटी, किससे कॉन्टैक्ट में होता है, थोरेसिक लाइनिंग, थोरेसिक लाइन के कॉन्टैक्ट में होता है और इनर इन्वायरमेंट से। इनर की बात करती है तो टू इन्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ये प्लूरल फ्लूइड ये फ्रिक्शन तो रिड्यूस होती है भैया, तभी होता है क्या बेसिकली, ये हमारे लंग्स को बचाने के लिए, लंग्स को बचाने के मतलब अगर बात करती है, कभी हम लोग गिर जाते हैं सड़क पे या कहीं अचंभित जगह पे हम लोग गिर जाते हैं, फिसलते गिर जाते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन,
हम फ्रिक्शन तो रिड्यूस करने के लिए क्या नाम है, प्लूरल फ्लूइड बीच में भरा होता है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, ठीक है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आ देते हैं, बोलो वी हैव टू लर्न विच आर द डबल ऑफ द डबल लेयर्ड। डबल लेयर्ड होता है प्लूरल, अंदर बाहर टोन होता है प्लूरल और अंदर टोन होता है वेसल, उसके बीच में टोन से फ्लूइड होती है, प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि उनके बीच में पाया जाता है, जो कि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन से लंग सरफेस, ठीक है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है जिससे कॉन्टैक्ट में होता है थोरेसिक लाइन से, वेल द इनर मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट होता है लंग सरफेस के लिए। तो यहाँ पे ले दे रहा हूँ टू इन्वायरमेंट हटाते लंग सरफेस ले दे रहा हूँ। अरे देख ले यार कॉमनली तो खुद देख ले यहाँ पे, तो खुद देख अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर ये हमारा एल्वलाई तो है, अंदर ये हमारा क्या है, अंदर ये हमारा एल्वलाई तो है, तो ये किसके सरफेस में है, अंदर वाला जो सरफेस है किसके कॉन्टैक्ट में है, हमारे लंग सरफेस से ही तो कॉन्टैक्ट में है, तो जाहिर सी बात है अंदर किससे कॉन्टैक्ट में होगा, लंग सरफेस। इसमें तो ही मतलब वो वाली बात नहीं है, तुम देखो हर एक लाइन क्लियर करके ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अंदर वाला किससे लंग सरफेस बोल है। अब उसके बाद बोल दिया जाए, देखो यहाँ पे दो जोन आता है, हम लोग दो जोन पढ़ते हैं, ब्रीथिंग में जो जोन आता है, यहाँ पे दो हमें जोन देखने को मिलते हैं। एक जोन हमें कौन सा में देखने को मिलता है, कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या होता है, जो कंडक्ट करवाता है, कंडक्टिंग जोन, ठीक है। और दूसरा हमारा जोन कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी जोन। कौन सा जोन होता है, रेस्पिरेटरी जोन हो जाता है। कौन सा जोन होता है, रेस्पिरेटरी जोन होता है। कंडक्टिंग जोन क्या होता है, कंडक्टिंग जोन जो होता है हमारा कहाँ से होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेते, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेते, अच्छा मुझे फिर से लिखना होगा तो लिख दे रहा हूँ भैया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेते नेसल पैसेज, नेसल पैसेज, फिर उसके बाद नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर, फिर उसके बाद हमारे फेरेंस, फिर उसके बाद हमारे लैरेंस, क्या होता है फेरेंस, फिर उसके बाद हमारे लैरेंस, फिर उसके बाद ट्रैकिया, फिर उसके बाद मिड थोरेसिक रीजन, फिर उसके बाद हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई, क्या हो जाएंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद हमारे टर्शरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल, क्या हो जाएंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल आ जाएंगे, कौन हो जाएंगे हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल हो जाएंगे, कौन से ओल हो जाएंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे क्या नाम है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे कौन से जोन होते हैं, कंडक्टिंग जोन आ जाते हैं, हमारे कौन से जोन आ जाते हैं, कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन कहाँ से आता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, फेरेंस, लैरेंस, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये कंडक्ट करवाते हैं, ये एयर तो क्या करवाते हैं, ये कंडक्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ये कंडक्ट करवाते हैं, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, फेरेंस, लैरेंस, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये क्या करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। फिर वहीं पर रेस्पिरेटरी जोन की बात होती है, तो ये क्या नाम है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाते हैं, एल्वुलाई एंड डियर डक्ट आ जाते हैं,
एल्वलाई आ जाते हैं एंड डियर डट आ जाते हैं, एंड डियर डट आ जाते हैं। ये होता है हमारे रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग क्या नाम एयर तो ले आते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। जब हम लोग एयर तो एटमॉस्फेयर से ले आते हैं अंदर तक, जब हम लोग एयर तो हम एटमॉस्फेयर से मतलब जब एयर तो हम ब्रिंज अप करते हैं एटमॉस्फेयर टू लंग्स तक, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या नाम है फॉरेन पार्टिकल तो रिमूव करते हैं, रिमूव फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जर्म हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं, इन्हें हम लोग बाहर निकालते हैं। रूट हमारे क्या नाम है जो नोज में हेयर होते हैं, ये क्या नाम है रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ह्यूमिडिफाई करते हैं एयर तो हम लोग ह्यूमिडिफाई करते हैं एयर तो, ठीक है। हम लोग क्या नाम है एयर तो ले आते हैं टू ब्रिंज अप, यहाँ पे क्या लिखा है ह्यूमिडिटी आल्सो ब्रिंज, हाँ आल्सो ब्रिंज एयर इनटू लंग, इनटू लंग्स हो जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं देखो लिखा क्या है, हम लोग अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन। बोल दी पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंचियोल, तो इसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, वहीं पे एल्वलाई और उससे डियर डट, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। बोले जब हम लोग कंडक्ट करवाते हैं एटमॉस्फेयर एयर से एल्वलाई तक, हम जो एयर ले आते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लियर करते हैं उस एयर तो हम लोग क्लियर करते हैं फ्रॉम दी फॉरेन पार्टिकल, मतलब कीटाणुओं से हम लोग क्लियर करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, और एयर तो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। मतलब एयर का जो टेम्परेचर है जो बाहर एटमॉस्फेयर में होता है उसका अलग टेम्परेचर है, जब हमें एल्वलाई तक आएगा तो उसका टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है। तो हम लोग जो एयर आती है उस टेम्परेचर तो मेंटेन करते हैं। एक्सचेंज पार्ट इन द चार्ट ऑफ दी मतलब तुल मिलाते हैं एल्वलाई और एल्वुलर डक्ट की बात कर दिया, तो यहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का, जिसके बीच में ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, ठीक है। लंग्स जो होता है वो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है, वही चीज़ एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। दिस थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म बाय द डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम होता है, और वेंट्रली बाय द स्टर्नम एंड लैटरली बाय द रिब्स हो जाता है। फिर उसके बाद हमें डोम शेप डायफ्राम डोम शेप चीज देखने को मिलता है, जैसे बोलते हैं डायफ्राम। दी एनाटोमिकली सेटअप, ये सारे पूरे सेटअप जो होते हैं ये थोरेसिक चैम्बर में होता है, और जब भी तुम सांस लेते हो तो इसमें चेंज आता है, इसमें चेंज होने का मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है। तो कुछ भी हमें वॉल्यूम चेंज होता है जब भी हमारे थोरेसिक कैविटी में, तो हमें साफ साफ दिखता है। जब तुम सांस लेते हो तो जो हमारी थोरेसिक कैविटी ऊपर जाती है नीचे आती है, तो ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो हमें रिफ्लेक्ट होता है तो मिलाते पल्मोनरी कैविटी में। सच एन अरेंजमेंट इसेंशियल फॉर द ब्रीथिंग, और सबसे बड़ी बात वी कैन नॉट अल्टरनेट पल्मोनरी बॉडी। आयो तुम लोग तो ये लाइन पूरी एनसीईआरटी की लाइनें पूरी क्लियर हो गई होंगी। तो 1 घंटे में हमें लगता है हमने क्या क्या क्लियर करवा दिया। आप तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज। अब हम लोग ये पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी 5 स्टेप। चलो अब हम लोग क्या नाम है वो प्रोसेस पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए तैयार हो? चलो ठीक है।
बेसिकली ये अरेंजमेंट होता है, लेकिन उससे पहले भी मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ। ये बटता कुछ इस तरीके से है। अगर मुझे और अच्छे से दिखाना हो, तो ये देखो, ये बटता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है। ये ब्रांचेज बनती चली जाती हैं, ये तुम देख रहे हो ब्रांचेज बन रही हैं, कितनी एल्वोलाई की तो ढेर सारी ब्रांचेज बनती हुई जा रही हैं। ये तुम देख रहे हो, ये तुम सब देख रहे हो, बहुत सारी सर ब्रांचेज बनती हुई जा रही हैं। तो तुम देखो यहाँ पे खूब सारी ब्रांचें बनती हुई जा रही हैं। तो तुम इसमें समझो, ये जैसे कि ये हमारा क्या नाम है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर ये बटा है हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर उसके बाद ये बटा है हमारा टर्शियरी ब्रोंकाई में, ठीक है। फिर ये बटा है फाइनली जाते इनिशियल ब्रोंक्यूल में, फिर उसके बाद ये बटेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, फिर फाइनली जाते यहाँ पे क्या मिलेगी, एल्वोलाई। 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 मतलब खूब सारे हमें एल्वोलाई देखने तो मिलते हैं, ठीक है। कैसे कैसे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे क्या नाम है, थोरेसिक। ये तो पूरा थोरेसिक चैम्बर हो जाए, ये हमारा थोरेसिक चैम्बर हो जाए। थोरेसिक चैम्बर से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये कैसे हो जाए, ये हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई हो जाएंगे, ये हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद हमारे क्या नाम है, इर्रेगुलर सैटेलाइट स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एल्वोलाई। क्या हो जाता है, ये हमारे एल्वोलाई बन जाएंगे। तो तुम देखो इसका डिवीज़न कितना सिस्टमेटिक, और तुम्हें लगता है हमारे लंग्स में एक एल्वोलाई नहीं होती, हमारे मिलियंस ऑफ एल्वोलाई पाए जाते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ एल्वोलाई पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इस एक एल्वोलाई तो उठाते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब अगर बात करती जाए ये एक एल्वोलाई है, ठीक है। हालांकि स्ट्रक्चर नहीं बन पाया सही से, अच्छा नहीं लगा। हाँ ठीक है। अब देखो तुम इसमें, तुम मुझे ये बता दो, इसमें हमारा क्या हो रहा है, सिंपल एपिथेलियम हो रहा। हमारे कौन से एपिथेलियम पाए जाएंगे, हमारे सिंपल एपिथेलियम पाए जाएंगे। हालांकि ये तुमने पढ़ा होगा एनिमल टिश्यू में। यहाँ पे कौन से एपिथेलियम होंगे, यहाँ पे हमारे सिंपल एपिथेलियम होंगे। कौन से एपिथेलियम होंगे, सिंपल एपिथेलियम। अब मुझे बताओ, अगर सिंपल एपिथेलियम है, अगर यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम है, तो ये कैसे होंगे, क्या थिक होंगे कि थिन होंगे, एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, ये पहली बात सिंगल लेयर्ड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये थिन होंगे, सही बात, ये हमारे थिन होंगे। ये किसमें हेल्प करेंगे सर, इसकी बाउंड्री जो होगी वो इरेगुलर होगी, सही बात।
इरेगुलर होगी, सही बात। और सर इरेगुलर बाउंड्रीज तो हो रही है, लेकिन ये हेल्प करेंगे ज़्यादा, ये थिन है तो ये किस में हेल्प करेगा, डिफ्यूजन में हेल्प करेगा। डिफ्यूजन का मतलब H1 CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्ट यहीं होगा, CO2 एंड O2 डिफ्यूज आउट यहीं करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेसिकली होता क्या है, देखो अब पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग। और जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें दो काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉन करते हैं, लेते हैं। और हमारे अंदर हमारे जो टिश्यू ने CO2 बनाया होता है, CO2 रिच एल्वुलर, तो हम लोग क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, कहाँ, एटमॉस्फेयर में। अरे भाई पहला स्टेप तो यही होता है ना। हाँ सर, पहला स्टेप यही होता है। लो भैया ले आ दिया। ठीक है, पहला स्टेप यही था, तो भैया लो भैया हमने कर दिया, आ गया। एयर आ गया। अच्छा हम ऑक्सीजन ले रहे हैं कि एयर ले रहे हैं, सर हम लोग एयर ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इसलिए नहीं बोलना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे गैस होगा, इसमें ऑक्सीजन ही अकेला नहीं होगा, इसमें बहुत सारे गैस होंगे। अब ये जो एयर होता है यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे क्या है, टिश्यू, ये हमारे क्या है, ये हमारे टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी ब्लड होते हैं, मैं क्या टिश्यू बोला हूँ। ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ब्लड है, ठीक है। अब देखो जो ये एयर है, जो ये एयर है, अगर मुझे और अच्छे से बनाना हो, लो इतना पास कर दिया, ठीक है। ये क्या करता है, एयर से जो क्या नाम है, सिंपल एपिथेलियम है, ये डिफ्यूज करते हमारे ब्लड में चला जाता है, इसमें चला जाता है ब्लड में। ये ऑक्सीजन किस में आ जाती है, या एयर किस में आ जाती है, ब्लड में। और ब्लड में क्या भरा हुआ है, इधर CO2 भरा है, CO2 इधर आ जाती है, और फाइनली CO2 ये बाहर चली जाती है, CO2 तो बाहर चली जाती है। हमारा बॉडी CO2 तो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में फेंक देता है, वहीं पे O2 क्या करता है, O2 यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट किसके बीच में हुआ है, बताओ भैया। दूसरा स्टेप यही हो जाता है। और NCERT ने क्या लिखा है, NCERT ने बोला है पहला स्टेप क्या बोला है, ब्रीथ इन और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय एटमॉस्फेरिक ड्रॉन एंड CO2 रिच एल्वुलर इज रिलीज आउट, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, किसके बीच में, एल्वुलर मेम्ब्रेन के बीच में। ये कहाँ पे हो रहा है, एल्वुलर मेम्ब्रेन के बीच में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या हो रहा है। दूसरा स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस,
एक्स्ट्रास एल्वुलर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रास एल्वुलर मेम्ब्रेन। कहाँ पे हो रहा है? एल्वुलर मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा? ब्लड में होते हुए ये जो एयर है, ये एयर है, फाइनली ये कहाँ पे आ जाएगा? लेट बी सपोज ये हमारे क्या है? ये हमारे टिश्यू हैं, ये हमारे तो इस तरीके से हमारे ये टिश्यू हैं। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा भाई? जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी ब्लड वेसल होगा, ब्लड वेसल तो यहाँ पे भी हो जाना ऐसे, यहाँ पे भी तो ब्लड वेसल होगा। हाँ सर, ब्लड वेसल तो यहाँ पे भी होगा। तो दूसरा चीज़ कहाँ होगा? दूसरा ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा बताओ? तीसरा स्टेप क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अरे यार पहले ही बताओ, पहला तो हमने ऑक्सीजन लिया, डिफ्यूजन हो जाए, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तीसरा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा क्या हो जाएगा हमारा? चौथा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? इधर से ऑक्सीजन डिफ्यूजन हो जाएगा, टिश्यू तो मिल जाएगा, और टिश्यू से CO2 ब्लड वेसल में आ जाएगा। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन किसके बीच में? ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ब्लड वेसल बोलना चाहिए, हालांकि ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। और फाइनली ये जो CO2 है, ये हम लोग कहाँ पे दे देंगे? फाइनली इस ब्लड के माध्यम से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे। और ये जो CO2 है, ये सॉरी O2 है, ये क्या करेगा? सेलुलर रेस्पायरेशन। हालांकि सेलुलर रेस्पायरेशन, जब तुम रेस्पायरेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा ATP बनाने तो ही बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ये पांचवा स्टेप हो जाएगा, ये हमारा चौथा स्टेप हो जाएगा। तो आई होप तुम लोग तो पाँचों स्टेप समझ में आ जा। सबसे पहले एयर लेते हैं, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है एल्वुलर मेम्ब्रेन से, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर हमारा डिफ्यूजन होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, और फाइनली हमारा कहाँ हो जाता है? सेलुलर रेस्पायरेशन। अब हम लोग थोड़ी NCERT देख लेते हैं। ब्रीथ इन होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड CO2 रिच एल्वुलर इज रिलीज आउट। डिफ्यूजन हो जाता है गैसेस का एक्रोस एल्वुलर मेम्ब्रेन के पास। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये हो जाता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू हो जाता है। और यूटिलाइजेशन ऑफ O2 तो यूटिलाइज करते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं? कैटाबॉलिजेशन, मतलब हम लोग जो फूड होता है उसे तोड़ के हम लोग ATP बना लेते हैं, इसे तो हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। आई होप पाँचों स्टेप तुम्हें NCERT की लाइनें क्लियर हो रहे होंगे। और सुनो, ये स्टेप पे क्वेश्चन पूछा जाए, स्टेप वाइज पे क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में आया है। पाँचों स्टेप तो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग,